हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका वानखेड़े रिव्यू एंड एनालिसिस में। मैं हूं गिरीश वानखेड़े और मैं रेगुलरली रिव्यूज करता हूं फिल्मों के, वेब सीरीज के और डॉक्यूमेंट्रीज के। आज के रिव्यू का टाइटल है मा रेनीज ब्लैक बॉटम, जो कि अमेरिकन सोशल ड्रामा फीचर फिल्म है और ये स्ट्रीम हो रही है नेटफ्लिक्स पर 18 दिसंबर 2021 से। इस फिल्म का लेट रिव्यू करने के पीछे का कारण ये है कि ये इस साल के ऑस्कर्स में 5 कैटेगरीज में नॉमिनेट हुई है। 1993 में अमेरिकन सिंगर टीना टर्नर के एक बड़े ही पॉपुलर सॉन्ग व्हाट इज लव गॉट टू डू विद इट पर इसी नाम की एक फिल्म बनी थी और उसमें उसकी पर्सनल लाइफ, उसके करियर और उसकी फेल्ड मैरिजेस को डिपिक्ट किया गया था और साथ ही साथ एक ब्लैक सिंगर को किस तरह कलरिज्म का विक्टिम बनाया जाता है ये दिखाया गया था। फिर आई थी 2006 में ड्रीम गर्ल्स, जिसमें 3 ब्लैक R&B सिंगर्स की लाइफ और ग्रोथ को पोर्ट्रे किया गया था, जिनमें उसके ग्रुप का नाम होता है सुप्रीम्स और उसमें दिखाया गया था कि किस तरह ब्लैक म्यूजिशियंस को रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। फिर थी 2008 की कैडिलैक रिकॉर्ड्स, जिसमें एक्टर्स थे बियॉन्से और एड्रियन ब्रॉडी और उसमें अर्ली 1940s और लेट 1960s में किस तरह वाइट रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट ब्लैक आर्टिस्ट को एक्सप्लॉइट करते हैं ये दिखाया गया था। इन तीनों फिल्मों में जो कॉमन थ्रेड है वो है ब्लैक सिंगर्स और म्यूजिशियंस का वाइट स्टूडियोज के हाथों एक्सप्लॉइट होना। इसी थ्रेड को और भी ज़्यादा मजबूती और ज़्यादा बेबाकी से बयान करती है ये फिल्म मा रेनीज ब्लैक बॉटम, जो कि ऑगस्ट विल्सन के इसी नाम के प्ले पर बेस्ड है। इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं डेंजल वॉशिंगटन, जिन्होंने 2013 में बनाई थी फेंसेस और उसी वक्त इस फिल्म को भी अनाउंस कर दिया था, जो कि उनकी 10 फिल्मों की जो डील थी HBO के साथ, उनमें से ये फिल्म भी एक पार्ट थी। लेकिन फिर डिले होता रहा और फिर एंड में ये HBO से निकलकर नेटफ्लिक्स के पास आई और फिर नेटफ्लिक्स ने इसे पिछले साल नवंबर 2020 में US में थिएट्रिकली रिलीज किया लिमिटेड स्क्रीन्स में और इसका रिस्पॉन्स पॉजिटिव था। फिल्म की कहानी सेट है 1920s के शिकागो में और फिल्म का केंद्र बिंदु है मा रेनी, जो कि बड़ी पॉपुलर और इन्फ्लुएंशियल ब्लूज सिंगर है और आज उसका रिकॉर्डिंग सेशन बुक है पैरामाउंट रिकॉर्डिंग स्टूडियो में। उसका सेक्रेटरी वाइट है, उसका इस रिकॉर्डिंग स्टूडियो का रिकॉर्डिस्ट वाइट है और उसका प्रोड्यूसर वाइट है और मा रेनी अपने रिकॉर्डिंग सेशन से 1 घंटा लेट पहुंचती हैं और उसकी टीम ऑलरेडी वहां पहुंच चुकी है और रिकॉर्डिंग की रिहर्सल कर रही है। मा रेनी 1 घंटा लेट पहुंचने के बाद सारे वाइट्स को फ्रस्ट्रेट कर रही है अपने टेंट्रम से। वो अपने साथ अपने एक नेफ्यू को ले आई हैं, जिससे वो अपने इस सॉन्ग की ओपनिंग लाइन रिकॉर्ड करना चाहती हैं, लेकिन वो जो नेफ्यू आया है वो हकलाता है। अब उसके हकलाने के कारण सारा रिकॉर्डिंग स्टूडियो स्टैंड स्टिल है, लेकिन वो रिहर्सल पे रिहर्सल करता जा रहा है और उसमें सारे वाइट्स और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। ऐसे में जब मा रेनी की रिकॉर्डिंग शुरू होती है तो वो सारे स्टूडियो में सबको दौड़ाती है कि सारे लोग जाकर उसके लिए कोका कोला लेकर आए। वो ये जताना चाहती है सारे वाइट रिकॉर्डिस्ट और वाइट प्रोड्यूसर्स और वाइट एग्जीक्यूटिव्स को कि ब्लैक आर्टिस्ट को वो एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते, उन्हें भी उनके टेंट्रम्स को सहना होगा। ये बताने का उसका अपना तरीके का ये रिएक्शन है। वो नहीं चाहती कि वाइट्स उसके साथ बॉस जैसे बिहेव करें और ये भी वो जानती है कि ये सारे वाइट्स इसलिए उसके नखरे उठा रहे हैं क्योंकि वो बहुत ही सक्सेसफुल आर्टिस्ट है और वो सारे बिजनेस कर रहे हैं, कोई उसके ऊपर फेवर नहीं कर रहे। इसी बैंड में एक एम्बिशियस ट्रम्पेटियर भी है जो कि अपना इंडिपेंडेंट बैंड क्रिएट करना चाहता है और इसके लिए ऑलरेडी इस वाइट प्रोड्यूसर से वो अलग से जाके मिल चुका है। तो इस सारे ही रिकॉर्डिंग सेशन में जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो बड़े ही वाइब्रेंट है और उनके बीच में एक फ्रिक्शन है। तो इस फ्रिक्शन के बावजूद भी क्या ये रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो सकती है और अगर ये कंप्लीट होती है तो इसका एंड इतना ट्रैजिक क्यों होता है? इन सारे प्रश्नों के उत्तर देते हैं ये बड़ी खूबसूरत बनी हुई फिल्म, जिसे देखने के मैं कम से कम आपको 10 रीजंस दे सकता हूँ। सबसे पहला रीजन है राइटिंग। एक बड़े ही पॉपुलर नाटक का स्क्रीन प्ले बनाकर उसे एक सक्सेसफुल फिल्म में कन्वर्ट करके उस नाटक के इमोशनल क्वेश्चन को बरकरार रखना बहुत बड़ा फिल्म के लिए जस्टिफिकेशन होता है, जो इस फिल्म के साथ हुआ है। रूबेन सैंटिगो हडसन है इस फिल्म के राइटर, जिन्होंने इस कहानी के माध्यम से ब्लैक आर्टिस्ट के विक्टिमाइजेशन को बड़ी ताकत से उभारा है। दूसरा रीजन है डायरेक्शन।
वो कहते हैं तूफानों से आशिनाई वही कर सकता है जो भीतर भी तूफानों से भरा हो। इस फिल्म के डायरेक्शन में एक ऐसे डायरेक्टर की ज़रूरत थी जो नाटकों की सेंसिबिलिटी भी जाने और साथ ही साथ दोनों मीडियम्स में, फिल्मों में और नाटकों के मीडियम्स में काम करने में सक्षम हो। जीसी वुल्फ है ऐसे डायरेक्टर जिनका नाम नाटकों में भी बड़ा है और फिल्मों में भी बड़ा है, और उन्होंने इस फिल्म के साथ एक अलग ऊंचाई हासिल की है। एक प्रभावशाली नाटक पर बनी बेहद ही प्रभावशाली फिल्म है ये। तीसरा रीज़न है वायोला डेविस। ये अमेरिकन एक्ट्रेस जानी जाती है अपनी कई फिल्मों की, जैसे कि 2000 में बनी ट्रैफिक, 2008 की बनी डाउट, 2009 की बनी लॉ अबाइडिंग सिटीजन और फिर 2016 की फेंसेस, जिसके लिए वो बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का ऑस्कर जीत चुकी है। इस फिल्म में उन्होंने यानी कि माँ रैनी के किरदार में एक पावर हाउस परफॉर्मेंस दिया है, जिसमें उन्होंने इस कैरेक्टर की ब्लैक प्राइड, उसकी मैग्नोनिमिटी, उसके स्ट्रॉन्ग ट्रेंड्रम्स और फिर उसके वाइट्स के प्रति एंगर और अपने आर्ट के प्रति इंटीग्रिटी, सारे इमोशंस को अपने एक्सेसिव मेकअप के बावजूद बड़ी ही कुशलता से संभाला है। नो डाउट वो इस साल भी ऑस्कर्स के बेस्ट एक्ट्रेस कैटेगरी में नॉमिनेटेड है। चौथा रीज़न है चैडविक बोसमैन। इस एक्टर ने इस फिल्म में उस विद्रोही ट्रम्पेटियर का रोल किया है जो माँ रैनी के बैंड में मौजूद है, लेकिन अब वो बैंड से अलग निकलकर अपना खुद का बैंड क्रिएट करना चाहता है। इस परफॉर्मेंस के लिए इस एक्टर ने इतना ज़बरदस्त काम किया है कि वो इस साल के बेस्ट एक्टर ऑस्कर की कैटेगरी में मौजूद है। इस हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़े इस एक्टर की पिछले साल ही कैंसर से मौत हो चुकी है और ये फिल्म उनकी आखिरी फिल्म है। इस फिल्म के लिए वो ऑलरेडी गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीत चुके हैं इस साल का, और इस फिल्म के अलावा जो दूसरी फिल्म उनकी प्रोमिनेंट है वो है द फाइव ब्लड। इसके अलावा 2014 में उन्होंने की थी गेट ऑन अप, फिर 2017 में उनकी फिल्म आई थी मार्शल, और फिर 2018 की तो सुपर डुपर हिट सुपर हीरो फिल्म थी ब्लैक पैंथर। इन्होंने इस फिल्म में एक ऐसे स्ट्रगलिंग ट्रम्पेटियर का रोल किया है जिसे किसी भी हाल में सक्सेसफुल होना है। उसका रेस्टलेसनेस, उसका फ्रस्ट्रेशन और उसका इमोशनल टर्मोइल बड़े ही प्रभावशाली शैली से इन्होंने निभाया है। ये कैरेक्टर आपको हॉन्ट करता रहेगा कई सालों तक। पांचवा रीज़न है एन रॉथ। ये है कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर जो ब्रॉडवेज के अलावा फिल्में भी करती है और दोनों मीडियम में बड़ी सक्सेसफुल है, और इनके एक्सपीरियंस में टाइटल्स इनके करीब 100 से ज़्यादा है। इस फिल्म में 1920s के शिकागो के फैशन को रिक्रिएट किया इन्होंने उस वक्त के सक्सेसफुल सिंगर्स के साथ। ये नॉमिनेटेड है इस साल के ऑस्कर के लिए। छठा रीज़न है मेकअप एंड हेयर स्टाइलिंग। इस फिल्म के सारे कैरेक्टर्स के मेकअप और हेयर स्टाइलिंग पर बड़े ही डिटेलिंग के साथ काम हुआ है। माँ रैनी के वाइब्रेंट, डोमिनेटिंग और डायनामिक अवतार के अलावा सारे ही बैंड मेंबर्स ऐसे लगते हैं मानो उसी एरा से चले आ रहे हो। सर्जियो लोपेज रिवेरा, मिया नील और जमैका विल्सन है वो मेकअप और हेयर स्टाइलिंग की टीम जिनके गजब के स्किल सेट के कारण वो इस साल के ऑस्कर नॉमिनेशन की इस कैटेगरी में मौजूद है। सातवां रीज़न है प्रोडक्शन डिज़ाइन। फिल्म की सेटिंग 1920s के वक्त की शिकागो की होने के कारण उस वक्त के स्टूडियो सेट्स, फिर उस वक्त की प्रॉपर्टीज़, उस वक्त की सड़कें, शॉप, उसके अलावा स्टूडियो की एक्सेसरीज, उसके अलावा गाड़ियाँ, और ये फील तभी हो सकता है जब वो करने वाले दक्ष हो। मार्कर रीकर, कैरन ओहारा और डियाना स्राउटन है वो टीम जिन्होंने प्रोडक्शन डिज़ाइनिंग में एक नया चैप्टर ऐड किया है और नॉमिनेटेड है इस साल के ऑस्कर में। आठवां रीज़न है एंसेम्बल स्टारकास्ट। वायोला डेविस और चैडविक बोसमैन के अलावा जो बाकी स्टारकास्ट है वो भी इक्वली इम्पॉर्टेंट और इम्प्रेसिव है। इनमें एक है ग्लीन टूरमन, उसके अलावा है कोलमैन डोमिंगो, और उसके अलावा है माइकल पॉट्स जो कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। इनकी केमिस्ट्री और परफॉर्मेंसेस ज़बरदस्त है। नौवां रीज़न है ब्रैनफोर्ड मर्सेलिस। ये इस फिल्म के म्यूज़िक डायरेक्टर है और इन्होंने 1920s के शिकागो के उस वक्त के R&B सिंगर्स, फिर उसके अलावा जैज सिंगर्स और इन सारे सिंगर्स की क्रिएटिविटी को एक जगह इकट्ठा कर कर इस फिल्म के लिए एक खास म्यूज़िकल एटमॉस्फेयर क्रिएट किया है जिसके कारण वो प्रशंसा के योग्य है। और 10वां रीज़न है इम्पैक्ट। इस फिल्म का प्रभाव सराहनीय है। इस फिल्म के सारे कलाकारों के बीच का आंतरिक कलह, उनकी आशाएं, उनकी अपेक्षाएं, उनकी तकलीफ़ें, उनकी समस्याएं, लेकिन साथ ही साथ उनका अश्वेत कलाकार होने का गर्व, उनका एज अ ब्लैक आर्टिस्ट जो प्राइड और स्ट्रेंथ का फिनोमेना है, वो इन कलाकारों की आर्ट के माध्यम से आपके दिल और दिमाग में घर कराने में ये लोग सफल हो जाते हैं।
इन 10 कारणों के अलावा मैं आपको बता दूं कि ब्लैक इंडिपेंडेंट वॉइस और ब्लैक कल्चर का आईना है ये फिल्म। 1927 के रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को और रेशियल टेंशन को बड़े ही सफल तरीके से ये आप तक पहुंचा सकती है। इस तरह की फिल्में हमें हमारे कड़वे इतिहास से अवगत कराती हैं और साथ ही साथ हमें ये प्रेरणा देती है कि जब भी कोई डिस्क्रिमिनेशन हो हमारी आवाज़ लाउड और क्लियर हो और साथ ही साथ हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। एंजॉय दिस मास्टरपीस। एडियोस।